Hello class, in this video we will study class 9 history book Indian and the Contemporary World, lesson 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution. Socialism in Europe and the Russian Revolution. यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का जो युग था। जैसे कि बच्चों आप अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में जिस तरीके से फ्रीडम और इक्वालिटी के पावरफुल आइडियाज यूरोप में फैल रहे थे, है ना, इस बारे में हमने पढ़ा था। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में परिवर्तन की संभावनाओं का एक तरीके से नींव डाली थी उसकी, है ना, सामाजिक संरचना की। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं कि 18th सेंचुरी से पहले फ्रांस का जो समाज था वो मोटे तौर पर 3 एस्टेट्स में डिवाइड हो गया था, है ना, जिसमें कि आर्टिस्टोक्रेसी और जो चर्च थे, है ना, जो चर्च थी वो क्या करती थी, कंट्रोल करती थी। मतलब जो कुलीन वर्ग थे और जो चर्च थी वो नियंत्रण करती थी समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर। लेकिन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ था, रिवॉल्यूशन के बाद लोगों को इसमें बदलाव की जरूरत महसूस होने लगी थी और यूरोप और एशिया के साथ दुनिया के जो और भी बहुत सारे हिस्से थे उसमें इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है, यानी व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकार और जो सामाजिक सत्ता थी, सोशल पावर थी, उस पर नियंत्रण किसका हो, कौन उसको कंट्रोल करे, इस पर डिस्कशंस होने लग गए। ठीक है, भारत में भी जैसे राजा राम मोहन रॉय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया है और भी बहुत सारे लोग क्रांति के दौरान मतलब जब ये रिवॉल्यूशन हुआ उसके दौरान यूरोप की जो स्थिति थी उसके बारे में चल रही बहस में वो लोग कूद पड़े थे और आगे चलकर उपनिवेशों में जो घटनाएं घटी उनमें इन विचारों को एक नया रूप दिया। मगर यूरोप में भी सभी लोग ये जो चेंजेस के बारे में बातें हो रही थी उसको लेकर राजी नहीं थे, मतलब चेंजेस के पक्ष में नहीं थे, समाज परिवर्तन के। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तैयार तो थे लेकिन वो चाहते थे कि ये बदलाव कैसे हो, धीरे धीरे हो। एक हिस्सा मानता था कि समाज का पुनर्गठन जरूरी है। कुछ रूढ़िवादी जिन्हें कहा जाता है कंजर्वेटिव्स, ठीक है, ये जो थे, और कुछ इसमें से थे लिबरल्स जिन्हें उदारवादी कहा गया है, और थे रेडिकल, ठीक है, रेडिकल यानी कि जो परिवर्तनवादी थे। ये समाधानों के पक्ष में थे, मतलब वो चेंजेस चाहते थे। उस समय इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे और कौन कौन सी बातें थी जो एक जैसी थी, जो लिंक करती थी एक दूसरे से। इतिहास के हर काल में, मतलब जो भी और एरा रहा है हिस्ट्री का, उसमें या उसके परिवेश में इन शब्दों का एक जैसा मतलब नहीं होता था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि इस चैप्टर में 19th सेंचुरी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे हम और ये देखेंगे कि उन्होंने इस परिवर्तन को लेकर क्या असर डाला है। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में पढ़ेंगे जिसमें समाज के जो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रेडिकल पुनर्गठन का प्रयास किया गया था। लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब ये जो तीनों ग्रुप्स हैं इनके बारे में यहाँ हमें एक एक करके बताया गया है।
जैसे समाज परिवर्तन के मतलब समाज में जो चेंजेस आने हैं, है ना, सोसाइटी में जो चेंजेस की बात कही गई है, उसके जो सपोर्टर्स है उसमें जो उदारवादी थे वो भी शामिल थे, जो लिबरल्स जिन्हें कहा गया है। और जो लिबरल्स थे वो ये चाहते थे कि सभी धर्मों को बराबर रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, बराबर सम्मान मिले और जगह मिले। उस टाइम पर यूरोप के देशों में किसी एक धर्म को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि ब्रिटेन की जो सरकार थी वो चर्च ऑफ इंग्लैंड के सपोर्ट में थी, और ऑस्ट्रिया और स्पेन किसके फेवर में थी? कैथोलिक चर्च के। उदारवादी जो थे वो वंश आधारित, मतलब जैसे पीढ़ियों से चला आ रहा होता है शासक, उसकी अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे, ठीक है, जो कंट्रोल्ड नहीं थी पावर। वो सरकार के सामने व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के पक्ष में थे। उनका मानना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन अधिकारों को छीनने का कोई राइट नहीं देना चाहिए। उदारवादी एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो और एक प्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार ही शासन कार्य को चलाया जाए। लेकिन ये जो ग्रुप था, ये जो समूह था, वो डेमोक्रेट नहीं था, मतलब लोकतंत्रवादी नहीं था। जो ये लिबरल्स थे वो डेमोक्रेट नहीं थे। ये लोग जो थे वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज थे, मतलब ये लोग सार्वभौम वयस्क मताधिकार मतलब सभी नागरिकों को वोट देने के अधिकार देने के पक्ष में भी नहीं थे। वो इस आइडिया को लेकर भी इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल उन्हीं को ही मिलना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास पैसा है। इसी के अपोजिट जो रेडिकल्स थे, वो रेडिकल्स ग्रुप जो थे वो लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे, ठीक है। उदारवादियों के विपरीत, मतलब उनके अपोजिट, ये लोग बड़े जमींदारों और जो उद्योगपति थे, उनको जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी, किसी भी तरह के उनको विशेषाधिकार मिले हुए थे, उनके खिलाफ थे ये लोग। वो निजी संपत्ति, जो इंसान किसी भी इंडिविजुअल की जो एक निजी संपत्ति होती है, ठीक है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, उसके अगेंस्ट तो नहीं थे, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों के पास उस संपत्ति के होने के विरोध में थे। रूढ़िवादी जो थे, रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ था। मगर जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को मानने लगे थे। 18th सेंचुरी में रूढ़िवादी आमतौर पर डेवलपमेंट के अगेंस्ट थे और इन विचारों का वो विरोध करते थे। लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते वो भी मानने लगे थे कि कुछ हद तक चेंजेस की ज़रूरत होनी ही चाहिए। लेकिन वो ये चाहते थे कि हमारा जो पास्ट है उसका उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पास्ट है उसको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं किया जा सकता, और बदलाव की प्रक्रिया जो है, जो प्रोसेस है चेंज का, वो स्लो ही रहे, मतलब धीरे धीरे चेंजेस आए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई जो राजनीतिक उथल पुथल थी, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद राजनीति में जो भी उथल पुथल हुई, उसके दौरान डेवलपमेंट को लेकर जो विचार थे लोगों के, उनमें काफी, मतलब उनके जो थॉट्स थे, जो विचार थे, जो आइडियाज थे, वो मैच नहीं हो रहे थे। सेकंड सब टॉपिक है इसका इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, मतलब जो भी औद्योगिक समाज थे और जो सामाजिक परिवर्तन हुए उसके बारे में।
ये जो दौर था सामाजिक और आर्थिक बदलाव का था, मतलब सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस का था। ये ऐसा टाइम था जब नए शहर जो थे, न्यू सिटीज जो थी वो बस रही थी, और औद्योगिक क्रांति जो थी वो पूरी हो चुकी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण ने औरतों को, आदमियों और बच्चों को, सबको कारखानों में लाके खड़ा कर दिया था। वो एक ऐसा टाइम था जिससे काम के जो उनके घंटे थे, मतलब जितने घंटे वो काम करते थे, वो इतने लंबे समय तक काम करते थे कि मजदूरी उनको उनके काम के बदले उतनी नहीं मिलती थी, बहुत कम मिलती थी। जिससे क्या हुआ कि बेरोजगारी बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम बन गई थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ गई थी, और जब औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आई तो बेरोजगारी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई थी। शहर तेजी से बसते चले जा रहे थे, इसलिए लोगों के रहने की जगह, मतलब जो आवास था उनका, और वहां पर साफ सफाई का काम भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और जो रेडिकल्स थे, यानी लिबरल और रेडिकल जो थे, वो दोनों ही इन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो व्यक्तिगत स्वामित्व में थी, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। लिबरल्स और रेडिकल्स बहुत, अब जो रेडिकल और उदारवादी थे, लिबरल्स थे, उनमें ऐसे बहुत से लोग थे जिनके पास अच्छी खासी संपत्ति थी, काफी पैसा था उनके पास, और उनके यहाँ बहुत सारे लोग काम भी करते थे। उन्होंने व्यापार के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वो चाहते थे कि उन्हें, मतलब ऐसा महसूस होने लगा कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। उन्हें लगता था कि अगर जो मजदूर हैं वो अगर स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, और जो सिटीजन्स हैं वो पढ़े लिखे होंगे, तो इस व्यवस्था का जो लाभ है वो पूरी तरीके से उठाया जा सकता है। अब ये जो लोग थे वो जन्म से ही मिलने वाले जो अधिकार थे, है ना, जो प्रिविलेजेस मिल जाती थी जिनको जन्म से ही, उसके अगेंस्ट थे वो लोग। व्यक्ति के काम और उसका श्रम और उसकी मेहनत करने में ही उनका गहरा विश्वास था। मतलब वो व्यक्ति, जो भी इंडिविजुअल है, उसका जो काम है, वो जितनी मेहनत करता है, वो उसके ऊपर ज्यादा बल देते थे। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को, इंडिविजुअल को फ्रीडम दे दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज की तरक्की हो सकती है। इसी कारण 19th सेंचुरी के शुरुआत में बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष जो थे और जो समाज में परिवर्तन चाहते थे, वो उदारवादी और रेडिकल ग्रुप्स में, या यूं कहें कि उदारवादी और रेडिकल पार्टीज के इर्द गिर्द ही सिमट गए थे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी जो थे और रेडिकल जो थे, वो आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली और जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं की सत्ता को बदलने की कोशिश करने लगे। राष्ट्रवादी क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को इक्वल राइट्स मिले। आफ्टर 1815, गिसेप्पे मेज़िनी जो था वो इटली का राष्ट्रवादी था। अपने सपोर्टर्स के साथ मिलकर उसने राजा के खिलाफ साजिश रची थी। भारत के साथ साथ दुनिया भर के जितने भी राष्ट्रवादी थे उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में समाजवाद का आना। अब यूरोप में सोशलिज्म कैसे आया,
वो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। समाज के पुनर्गठन, जब उसका रीस्ट्रक्चर के बारे में कहा गया, तो उसका सबसे खराब विजन शो करने वाली जो विचारधारा थी, जो आइडियाज थे, वो समाजवादी था। 19वीं सेंचुरी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक कॉमन आइडिया था। ठीक है, उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान मतलब अट्रैक्ट हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, जो सोशलिस्ट थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। मतलब वो संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं की, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। वो ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम ये है कि जिसके पास पैसा है उसको सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब होता है, वो अपना पर्सनल प्रॉफिट देखता है, एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय अगर पूरे समाज का कंट्रोल होगा, तो साझा सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे। जो सोशलिस्ट थे वो ये चाहते थे कि इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। अब कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है, और समाजवादी समाज का आधार क्या होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। समाजवादियों के पास फ्यूचर को लेकर एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू था। जैसे कि पहला, समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। मतलब कोऑपरेटिव कम्युनिटी के वो फेवर में थे। कोऑपरेटिव यानी सामूहिक। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति जो थे रॉबर्ट ओवन ने इंडियाना यानी अमेरिका में न्यू हार्मोनी के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना करने की कोशिश की। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल एक अकेले व्यक्ति से ही बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते, एक वाइड स्केल पर नहीं पॉसिबल है ये काम। फॉर एग्जाम्पल लुई फ्रांस में लुई ब्लैंक चाहते थे कि सरकार जो है वो पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक यानी कोऑपरेटिव उद्यम को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों का ग्रुप था जो मिलकर चीजें बनाते थे एक साथ मिलकर, और मुनाफा जो होता था उससे, मतलब जो भी कमाते थे उससे, वो हर एक जिस पर्सन ने उस काम में मतलब उसको बनाने में जितने भी लोगों ने जो जो अपना योगदान दिया है उसी के अकॉर्डिंग, उनके काम के अकॉर्डिंग उस पैसे को हर एक इंडिविजुअल पर्सन में उस पैसे को बांट देते थे। फिर थे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जिसका टाइम बताया गया है 1818 टू 1883 एंड फेडरिक एंगल्स 1820 टू 1895 ने इसमें अपने कई नए विचार दिए। उन दोनों ने इस दिशा में उन्होंने अपने नए थॉट्स दिए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज जो है वो पूंजीवादी समाज है, मतलब पैसे वालों का। फैक्ट्रियों में जो पैसा है उस पर पूंजीपतियों का अधिकार है ना। मतलब जो फैक्ट्रीज हैं वो पैसे वाले जो लोग हैं उनकी हैं, और उन्हीं का ही उन पर अधिकार है, और उनकी कमाई, उनका पैसा मजदूरों की मेहनत से आता है, क्योंकि उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो तो मजदूर ही हैं, है ना। मार्क्स का जो निष्कर्ष था, जो कंक्लूजन था, वो ये था कि जब तक निजी पूंजीपति जो है वो इसी तरह पैसा कमाते जाएंगे, तब तक मजदूरों की जो स्थिति है, जो कंडीशन है, वो सुधरने वाली नहीं है। अपनी इस स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद शासन को उखाड़ फेंकना होगा।
और मार्क्स का ये कॉन्फिडेंस था, उनका पूरा फेथ था इस चीज में कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए, मतलब जो पूंजीपति हैं उनसे खुद को आजादी दिलाने के लिए मजदूरों को एक ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें सारा पैसा पूरे समाज का हो, मतलब जिस पर समाज का नियंत्रण हो, सामाजिक नियंत्रण हो। उन्होंने भविष्य के इस समाज को क्या कहा? कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। ठीक है, मतलब कम्युनिस्ट सोसाइटी कहा। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत एंड में मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही, जो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी, वही भविष्य का समाज होगा। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म, समाजवाद के लिए जो सपोर्ट था। 1870 का जो टाइम था, जो दशक था, उसमें आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल, सेकंड इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बना दी थी। ठीक है, इंग्लैंड और जर्मनी के जो मजदूर थे, उन्होंने अपने जीवन में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने एक कोष स्थापित किए। ठीक है, मतलब एक तरीके से पैसा जमा करने की सोची, और काम के घंटों में संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इस संगठनों ने कोष स्थापित किए और काम के घंटों में कमी लाने और वोटिंग के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों ने काफी गहरे रिश्ते थे और संसद के चुनावों में वो पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 में 1905 तक ब्रिटेन के जो समाजवादी थे और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारी जो थे, उन्होंने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी ही पार्टी का गठन हुआ, लेकिन 1914 में यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके कॉम्पिटिटर्स जो थे, मतलब उनके जो प्रतिनिधि थे, वो काफी बड़ी संख्या में जीत गए थे। उन्होंने कानून बनवाने में और कानून बनवाने में अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकल, मतलब जो कंजर्वेटिव्स थे, लिबरल्स थे और जो रेडिकल्स थे, उन्हीं का ही दबदबा था। अब बच्चों, आप ये जो इमेज देख रहे हो, ये जो फिगर 2 आपकी दी गई है, ये पेरिस कम्यून 1871 का एक पिक्चर है। इसमें 1871 में जो जन विद्रोह हुआ था उसको दिखाया गया है। ये एक ऐसा दौर था जब पेरिस पर मजदूरों, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई जो जन सरकार थी, ठीक है, उनने कब्जा कर लिया था। और इसी उथल पुथल की वजह से फ्रांसीसी जो सरकार थी, उसके प्रति बढ़ते हुए को लोगों का जो असंतोष था, वो पैदा हो गया था। पेरिस कम्यून को दो चीजों की वजह से आज भी याद रखा जाता है। एक, मजदूरों का जो लाल झंडा था, ठीक है, वो इस घटना से उभर कर सामने आया था, और जो क्रांतिकारी थे उन्होंने यही झंडा चुना था। दूसरा था मार्सिस में, इस मार्सिस के लिए जो इस घटना के बाद एक गीत था जो 1792 में युद्ध गीत के रूप में लिखा गया था। सेकेंड टॉपिक है द रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति। यूरोप के
यूरोप का एक सबसे पिछड़ा हुआ लीस्ट इंडस्ट्रियल पिछड़ा औद्योगिक देश था रूस। ठीक है, 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की जो पावर थी, जो सत्ता थी, उस पर समाजवादियों ने, जो सोशलिस्ट थे, उन्होंने कब्जा कर लिया। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन, मतलब मोनार्की के अबॉलिश होने पर, और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति, मतलब अक्टूबर क्रांति कहा गया है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब जानने से पहले इस रिवॉल्यूशन के कुछ साल पहले की स्थितियों के बारे में, जो कंडीशंस थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि पहले में आपको बताया गया है, द रशियन एम्पायर इन 1914, 1914 में रूस का जो साम्राज्य था वो कैसा था और उसमें क्या क्या हो रहा था। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर सार यानी राजा निकोलस II का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले जितना भी एरिया था, उसके अलावा आज का, मतलब प्रेजेंट का, जो फिनलैंड है, लातविया है, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। ये जो साम्राज्य है वो, मतलब पूरा जो शासन था वो पूरा साम्राज्य जो था वो प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था। और आज के मध्य एशियाई राज्य उनके साथ साथ, जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंडर में आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से रूसी ऑर्थोडॉक्स, जो क्रिश्चियनिटी को मानते थे, ये एक नई ब्रांच सामने आई थी। और इस क्रिश्चियनिटी को मानने वाले जो बहुमत में था, लेकिन इस साम्राज्य में रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध लोग भी शामिल थे। अब आता है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी अर्थव्यवस्था और समाज कैसा था। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में रूस की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा पोर्शन खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जो पॉपुलेशन थी, जो जनता थी, वो अपनी नीड को पूरा करने के लिए, अपनी आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर डिपेंडेंट लोगों का लिए थी रूस की, लेकिन जो यूरोप में थी, यूरोप के जो और दूसरे देश थे, वो इतने ज्यादा उनका प्रतिशत नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर डिपेंडेंट आबादी 40 to 50% से ज्यादा नहीं थी। रूसी साम्राज्य के जो किसान थे, वो अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी फसल उगाते थे, पैदावार करते थे। रूस जो था वो अनाज का एक बड़ा एक्सपोर्टर था, निर्यातक था, मतलब अनाज को दूसरे देशों में बेचता था। जो इंडस्ट्रीज थी वो बहुत कम थी। सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को प्रमुख जो थे वो इंडस्ट्रियल एरियाज, औद्योगिक इलाके जो थे, ठीक है, मतलब जो सेंट पीटर्सबर्ग था और मास्को थे, वो मेन इंडस्ट्रियल एरियाज थे। ज्यादातर प्रोडक्शन यानी उत्पादन क्राफ्ट्समैन ही करते थे, मतलब जो कारीगर थे वही ज्यादातर उत्पादन करते थे। लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप्स के साथ साथ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी मौजूद थी। बहुत सारी फैक्ट्रीज 1890 के दशक में चालू हुई थी, जब रूस के रेल नेटवर्क को एक्सटेंड किया जा रहा था, फैलाया जा रहा था। उसी समय उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा। इन सब के
चलते कुछ ही सालों में रूस के कोल प्रोडक्शन, मतलब रूस के जो कोयला उत्पादन था वो दोगुना हो गया, और जो स्टील उत्पादन था, आयरन और स्टील उत्पादन, वो 4 गुना उसमें बढ़ोतरी हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूर जो थे, मतलब फैक्ट्रीज के जो वर्कर्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, उनकी संख्या लगभग ऑलमोस्ट बराबर हो चुकी थी, इक्वल इन नंबर्स हो गए थे। ज्यादातर फैक्ट्रीज जो थी वो उद्योगपति की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की उनके उनके काम करने का जो टाइम है, जो घंटे निश्चित हों, इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग जो था वो बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर रखते थे। लेकिन फैक्ट्री के जो इंस्पेक्टर थे वो भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप, उनमें काम करते करते 15 घंटे खिंच जाते थे, जबकि कारखानों में, फैक्ट्रीज में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे में ही काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। जैसे बच्चों आप इस फिगर में देख सकते हो, ये जो दिखाया गया है आपको एक चित्र, इसमें एक एक डॉर्मेट्री मतलब एक रूम दे दिया गया था इन वर्कर्स को, मजदूरों को, जब जैसे कि मतलब वो थक जाते थे तो वो बारी बारी से यहाँ पर रेस्ट कर सकते थे, और उनके परिवारों को लेकिन यहाँ पर आने की परमिशन नहीं थी। तो वो वन बाय वन करके, मतलब आधे आधे लोग करके रेस्ट करके फिर अपना काम शुरू करते थे, और जो बाकी थे वो फिर रेस्ट करते थे। फिर आगे है, सामाजिक स्तर पर मजदूर जो थे वो बटे हुए थे। वर्कर्स जो थे वो डिवाइड हो गए थे सोशल ग्रुप्स में। कुछ मजदूर अपने गांव के साथ अभी भी उनके गहरे संबंध थे, और बहुत सारे मजदूर जो थे स्थायी रूप से शहरों में ही बस गए थे। उनके बीच योग्यता को लेकर काफी फर्क था, काफी डिफरेंस था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक मेटल वर्कर, मतलब धातु मजदूर, ने कहा था कि धातुकर्मी मजदूरों में खुद को धातुकर्मी जो थे मजदूरों में खुद को वो साहब मानते थे। उनके काम में ज्यादा ट्रेनिंग और स्किल की जरूरत रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें मजदूरों के मुकाबले, मतलब जो पुरुष को जितना वेतन दिया जाता था उनके काम का, औरतों को उतना नहीं दिया जाता था। मतलब आप ये लगा लो कि पुरुषों को जितनी तनख्वाह मिलती थी उसका 3/4 हिस्सा उनको, औरतों को दिया जाता था। ये डिफरेंस उनके पहनावे और व्यवहार में भी दिखाई देता था। कुछ मजदूरों ने अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी आर्थिक संकट के टाइम एक दूसरे की मदद करने के लिए एसोसिएशन यानी संगठन बना लिए थे। लेकिन ये जो एसोसिएशंस थे इनकी जो संख्या थी वो बहुत कम थी। अब ये जो डिवीजन था, इसके बावजूद अगर किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर जो थे वो इकट्ठा होकर स्ट्राइक भी कर देते थे, मतलब हड़ताल कर देते थे। 1896 से 1897 के बीच कपड़ा उद्योग यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और 1902 में मेटल इंडस्ट्री यानी जो धातु उद्योग था उसमें ऐसी काफी बड़ी संख्या में स्ट्राइक्स हो चुकी है। देहात की जो ज्यादातर जमीन पर किसान जो थे वो खेती करते थे, लेकिन जो विशाल संपत्तियों पर, मतलब जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति होती थी, जैसे सामंती हो गए, नोबल्स, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च पर कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान जो थे वो भी बटे हुए थे। किसान बहुत रिलीजियस टाइप के थे, मतलब धार्मिक स्वभाव के थे। कुछ केसेस को छोड़कर वे नोबल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते थे।
नवाबों और जो सामंत थे उनको जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वो पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं, बल्कि जो सार था, मतलब जो राजा था, उसके प्रति उसकी निष्ठा और सेवाओं के बदले में मिली हुई थी। यहाँ की जो कंडीशन थी वो फ्रांस जैसी नहीं थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ब्रिटेन ब्रिटेन के जो किसान थे न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, मतलब अपने जो रईस थे, जो राजा थे, उनका सम्मान ही नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी है। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें, रूस के जो किसान थे वो ये चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की गई थी। 1902 में साउथ रशिया यानी दक्षिणी रूस साउथ रशिया दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर हुई हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। और 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लग गई थी। रूसी किसान जो रशियन पीजेंट्स थे वो बाकी किसानों के मुकाबले एक और तरह से अलग थे। यहाँ के जो किसान थे वो टाइम टू टाइम सारी जमीन अपने कम्यून यानी अपने मीर को सौंप देते थे, और फिर जो कम्यून थे वो हर एक परिवार की जरूरत के अकॉर्डिंग, जो कम्यून थे वो खुद ही उस जमीन को परिवार की जरूरतों के अकॉर्डिंग किसानों को जमीन बांटता था। सोशलिज्म इन रशिया, रूस में समाजवाद। 1914 से पहले रूस में सभी पॉलिटिकल पार्टीज गैर कानूनी थी यानी इलीगल थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई थी। गवर्नमेंट फियर के वजह से इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसने मजदूरों को इकट्ठा किया, मतलब संगठित किया था, और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करते थे ये। रूसी कुछ रूसी सोशलिस्ट को लगता था कि जो किसान है, रूसी किसान है, जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वो समाजवादी भावना वाले लोग हैं। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान जो थे वो ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। रूस बाकी देशों के मुकाबले ज्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19th सेंचुरी के लास्ट में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी एक्टिव थे। सन 1900 में 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी बना ली। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और ये डिमांड की कि सामंतों के कब्जे में जो जमीन है वो फौरन किसानों को सौंप दी जाए। जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, मतलब सामाजिक लोकतंत्रवादी जो थे के लोग जो थे, वो समाजवादी क्रांतिकारी जो पार्टी बनी उससे सहमत नहीं थी। मतलब जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो लोग समाजवादी क्रांतिकारी जो पार्टी थी, मतलब जो बनाई गई थी सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, उससे वो लोग सहमत नहीं थे। लेनिन का मानना था कि किसानों में यूनिटी नहीं है, वो बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर थे, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन्हीं पर्सनल डिफरेंसेस के वजह से वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। व्लादिमीर लेनिन जो कि बोल्शेविक ग्रुप
का मुखिया था, को लीड कर रहा था उसको। वो सोचते थे कि जार यानी के राजा, शासित रूस यानी के स्टारिस्ट रशिया, समाज में पार्टी डिसिप्लिन होनी चाहिए। मतलब समाज में पार्टी जो है वो एक अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या और स्तर पर उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा ग्रुप था मेंशेविक का, जो ये मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। A turbulent time, the 1905 revolution। 1905 की क्रांति में के टाइम पर जो उथल पुथल हुई थी उस समय में, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। रूस एक ऑटोक्रेसी था, मतलब निरंकुश राजशाही, जिसका मतलब है कि राजा का बिना रोक टोक का शासन। ठीक है। जो और दूसरे यूरोपीय शासक थे, जो यूरोप के जो दूसरे रूलर्स थे, उसके विपरीत 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में भी जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। इस इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर एक मुहिम चलाई। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेट और समाजवादी क्रांतिकारियों को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफी काम किया। रूसी साम्राज्य के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रवादियों जैसे कि पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के सपोर्टर्स, जिन्हें जदीदियों कहा गया है, मुस्लिम इलाकों में का भी समर्थन मिला। ठीक है। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का जो साल था वो बहुत बुरा रहा था। जरूरी चीजों की जो कीमतें थी वो इतनी तेजी से बढ़ी कि जो रियल वेजेस थे, मतलब जो वास्तविक वेतन था, उसमें 20% तक की गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की, मतलब जो वर्कर्स का एसोसिएशन था, उसकी सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। जब 1904 में बनी असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स यानी रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया, तो मजदूरों ने आंदोलन करने के लिए ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों में सेंट पीटर्सबर्ग के 1,10,000 से भी ज्यादा मजदूर काम से हटकर, जितने भी मजदूर थे वो सब हड़ताल में यानी स्ट्राइक में चले गए। और उनकी मांग ये थी कि एक तो उनकी इनकम बढ़ाई जाए, जो भी काम वो करते थे उसमें सुधार चाहते थे वो लोग। और तीसरा क्या चाहते थे, एक मतलब दो चीजें चाहते थे कि एक तो उनके काम के घंटे, मतलब उनका जो काम है वो घंटों को कंट्रोल किया जाए और उनके वेतन को इंक्रीज किया जाए, और जो भी काम वो करते हैं उसमें वो सुधार चाहते थे। इसी दौरान जब पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, जो जार का महल था, के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कॉसैक्स ने मजदूरों पर हमला कर दिया। इस घटना में 100 से भी ज्यादा मजदूर मारे गए और 300 के आसपास कुछ लगभग घायल हो गए थे। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है, यानी ब्लडी संडे के नाम से। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़ताल होने लगी थी। अपनी फ्रीडम के लिए स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस को छोड़कर जाने लगे और यूनिवर्सिटीज भी बंद कर दी गई थी। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और जो दूसरे अन्य मध्यवर्गीय कामगार थे, उन्होंने संविधान सभा को बनाने की मांग की और मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की उन्होंने स्थापना की। 1905 के दौरान की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद बनाने में
अपनी सहमति दे दी। मतलब एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, यानी जिसको ड्यूमा कहा गया है। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी, मतलब फैक्ट्री कमेटियां की जो एग्जिस्टेंस थी वो भी रही। 1905 के बाद ऐसी ज्यादातर कमेटियां और यूनियंस गलत तरीके से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उस पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली डूमा को 75 डेज के अंदर ही डिसमिस कर दिया और दूसरी डूमा को 3 मंथ्स के अंदर ही री इलेक्ट कर दिया। और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो किसी भी हालत में अपनी सत्ता, अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं चाहता था। उसने वोटिंग में गड़बड़ी करके तीसरी डूमा में कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, मतलब जो रूढ़िवादी राजनेता थे, उनको बाहर कर दिया। मतलब सॉरी, जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, मतलब जो रूढ़िवादी राजनेता थे, उनको उसने शामिल कर लिया सबको। और जो उदारवादी थे, लिबरल्स थे, और जो क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनरीज, उसको उसने बाहर कर दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य के बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 1914 में दो यूरोपीय, मतलब जो अलायंसेस थी, जिन्हें ग्रुप्स कह सकते हो आप या गठबंधन कह सकते हो, 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच में वॉर छिड़ गया। एक ग्रुप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। ठीक है, मतलब ये जो थी तीनों, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये सेंट्रल पावर्स थी। और जो दूसरा ग्रुप था वो था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का। बाद में इनके संग इटली और रोमानिया भी इसमें शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसलिए ये युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। और इस युद्ध को आप क्या कह सकते हो? पहला विश्व युद्ध। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस युद्ध को शुरू शुरू में रूसियों का काफी सपोर्ट मिला था, जनता ने जार का साथ दिया, मतलब राजा का। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में जो मेन पार्टियां थी उनसे सलाह लेना, एडवाइस लेना या उनके साथ डिस्कस करना छोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ, उसके जो सपोर्टर्स थे वो कम होने लग गए। जर्मनी की विरोधी जर्मनी की जो सेंटिमेंट्स थे, जो विरोधी थे, मतलब उसके ऑपोजिशन पार्टी जो थी, वो जो उनके सेंटिमेंट्स थे, जो उनकी भावनाएं थी, वो दिनों दिन बढ़ने लगी, जिसकी वजह से लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्रेड रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन का नाम था। जारिन, अब जो जार था वो तो राजा कहलाता था, लेकिन जो जारीना है वो जार की पत्नी या महारानी कहलाती थी। अलेक्जेंड्रा के जर्मन से बिलोंग करना और उसका घटिया सलाहकारों, जो उसके सलाहकार थे, खास तौर से रासपुतीन, जो कि एक क्या था, सन्यासी था, उसने राजशाही को और भी ज्यादा अनपॉपुलर बना दिया। पहले विश्व युद्ध के पहले विश्व युद्ध के ईस्टर्न फ्रंट में, मतलब जो पूर्वी साइड थी, वहां पर जो लड़ाई चल रही थी वेस्टर्न फ्रंट की लड़ाई से अलग थी। मतलब ईस्टर्न फ्रंट की जो लड़ाई थी वो वेस्टर्न फ्रंट वालों से थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि जो वेस्ट में सैनिक थे वो पूर्वी फ्रांस की सीमा पर जो खाइयां बनी हुई थी वो वहां लड़ रहे थे, उनसे लड़ रहे थे। और जो पूर्वी मोर्चे पर जो थे, मतलब ईस्टर्न फ्रंट पे जो थे, वो सेना जो थी वो काफी बड़ा फासला तय कर चुकी थी लड़ाई में। इस मोर्चे पर इस दौरान बहुत सारे जो सैनिक थे वो मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की जो पराजय थी
वो रूसियों का मनोबल तोड़ रही थी। मतलब जो रूसी थे वो, उनका मतलब एक तरीके से जो पावर थी उनकी वो खत्म होती जा रही थी। 1914 से 16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रशियन आर्मीज को भारी हार झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में अब जो रूसी सेना थी उसके सारे सैनिक मारे जा रहे थे, उनकी हार होती जा रही थी, तो उसने क्या सोचा कि वो अपने कदम पीछे कर ले। लेकिन पीछे अपने कदम करते करते उन्होंने क्या करा कि सारी फसलें और जो इमारतें थी उनको नष्ट कर दिया, ताकि जो दुश्मन की सेना है वहां वो टिक ना सके। फसलों और इमारतों के खराब होने से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। मतलब जब इमारतें टूट गई, उनके घर टूट गए, तो वो बेघर हो गए। इन हालातों ने सरकार और जार दोनों को अनपॉपुलर बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे और वो आगे लड़ना नहीं चाहते थे। अब ये जो युद्ध छिड़ा, इसकी वजह से इम्पैक्ट किसके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ा? जो इंडस्ट्रीज थी, जो उद्योग थे, उन पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, मतलब रूस के इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, लेकिन लड़ाई की वजह से अब तो बाहर से भी उसे जो मदद मिलती थी वो भी बंद हो गई, बाहर दूसरे देशों से। क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी सामान आता था, उस पर जर्मनी ने अपना कंट्रोल कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थे, है ना, मतलब जो औद्योगिक उपकरण थे, वो ज्यादा तेजी से बेकार होने लगे। 1916 में 1916 तक रेलवे लाइनें भी टूटने लग गई थी और देश भर में मजदूरों की कमी होने लगी। जरूरी सामान बनाने वाली जो छोटी छोटी वर्कशॉप्स थी वो भी ठप हो गई। ज्यादातर अनाज जो था सैनिकों का पेट भरने के लिए जहां वो लड़ रहे थे वहां भेज दिया जाता था, क्योंकि शहरों में रहने, और फिर जो शहरों में रहने वाले जो थे उनके लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से 1916 में रोटी, मतलब 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर क्या होते रहते थे? रियॉट्स, यानी दंगे। Okay, so the third topic is the February Revolution in Petrograd. पेट्रोग्रेड में फरवरी जो क्रांति हुई थी, फरवरी का जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। 1917 की विंटर में, की सर्दियों में पेट्रोग्रेड की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था कि जनता के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान में रखकर ही शहर को, मतलब शहर को एक आकार दिया गया था, ठीक है, उसकी बनावट बनाई गई थी। मजदूरों के जो क्वार्टर थे और जो कारखाने थे वो नेवा नदी, कौन सी नदी? रिवर नेवा, नेवा नदी के दाई तरफ, मतलब राइट साइड पर थे। और लेफ्ट साइड पे वो सारी चीजें आ जाती थी, जैसे कि फैशनेबल इलाके हो गए, फैशनेबल इलाके हो गए, विंटर पैलेस हो गए, और सरकारी जो बिल्डिंग्स थी, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, वो सारी आ जाती थी लेफ्ट साइड पे। ओके। जिस महल में ड्यूमा की मीटिंग होती थी, जिस पैलेस में ड्यूमा की मीटिंग होती थी, वो भी इसी तरफ था। फरवरी में मजदूरों के इलाके में खाद्य पदार्थों की कमी होने से कमी होने लग गई थी। उस साल ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ी थी, तो बहुत ज्यादा कोहरा और बर्फबारी हुई। तो संसदीय प्रतिनिधि जो थे वो ये चाहते थे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो बची रहे, इसलिए वो जार द्वारा ड्यूमा को खत्म करने के लिए, मतलब खत्म करने की जो वो कोशिश कर रहे थे उसके अगेंस्ट थे वो लोग। अब 22 फरवरी को नेवा नदी के राइट में जहां मजदूर थे वहां एक फैक्ट्री में तालाबंदी डिक्लेयर कर दी, मतलब वहां फैक्ट्री में ताला लगा दिया। अगले दिन इस फैक्ट्री के जो मजदूर थे, जो लेबर्स थे, जो वर्कर्स थे, उनके सपोर्ट में
जो बाकी 50 फैक्ट्रियां थी उनके मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया, स्ट्राइक का। बहुत सारे फैक्ट्रीज में औरतें भी स्ट्राइक को लीड करने लगी। इसी दिन को बाद में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दे दिया, मतलब इंटरनेशनल वुमेन्स डे का नाम दे दिया, क्योंकि वुमेन्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और स्ट्राइक्स को लीड किया था। जो प्रोटेस्टर्स थे वो जनता, जो भी प्रोटेस्टर्स थे वो बस्ती पार करके राजधानी के, जो राजधानी थी उसके बिल्कुल एकदम बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो आंदोलन को सही तरह से लीड नहीं कर रही थी, ठीक है, जो राजनीतिक पार्टी थी। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने, वर्कर्स ने घेर लिया तो सरकार ने वहां पर कर्फ्यू लगा दिया और शाम तक जो भी प्रदर्शनकारी थे वो इधर उधर चले गए। लेकिन 24 और 25 को, 24 और 25 तारीख को वो फिर इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए अपने सैनिकों को तैनात कर दिया था। संडे 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ पॉलिटिशियंस स्पीचेस देने लगे। जो राजनीतिज्ञ होते थे वो मतलब स्पीच देने लगे। 26 तारीख को जितने भी प्रदर्शनकारी थे वो बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए और 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय, मतलब जो पुलिस चौकियां होती थी उन पर हमला कर दिया और उसे तहस नहस कर दिया। रोटी और इनकम, काम के अपने घंटों में कमी लाना और लोकतांत्रिक अधिकार, डेमोक्रेटिक राइट्स के पक्ष में नारे लगाते हुए वो सारे लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने इसे कंट्रोल करने के लिए एक बार फिर अपने सैनिकों को तैनात किया, लेकिन ने सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से, मतलब जो जितने भी सैनिक थे, ठीक है, वो उन्होंने उन प्रदर्शनकारियों पर, उन प्रोटेस्टर्स पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इन सब चीजों के चलते जो सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, वो भी गुस्से में थे, जिससे कि एक रेजिमेंट की बैरक में अपने एक ऑफिसर पर ही उसने गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और जो मजदूर हड़ताल पर थे वो उन्हीं के साथ आकर मिल गए थे। शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या फिर आप कह सकते हो काउंसिल बनाने का मतलब विचार करने लगे। मतलब उसी इमारत में वो लोग जमा हो गए जहां पर ड्यूमा की मीटिंग होती थी। यहीं से पेट्रोग्रेड सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन एक डेलीगेशन, डेलीगेशन यानी आप प्रतिनिधिमंडल होता है ये, जार से मिलने गया। सैनिक जो कमांडर्स थे, जो मिलिट्री कमांडर्स थे, उसे सलाह दी कि वो राजगद्दी को छोड़ दे। उसने कमांडर की बात मान ली और 2 मार्च को उसने गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी जो अस्थिर होती है, ठीक है, जो अस्थिर सरकार थी वो बना ली और ये डिसाइड किया कि रूस के फ्यूचर के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। उसका जो इलेक्शन है, जो उसका चुनाव है, वो किसके द्वारा हो? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी सार्वभौमिक यूनिवर्सल अडल्ट वयस्क सफरेज मताधिकार किया जाए। फरवरी 1917 में मोनार्की को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्रेड की जनता के हाथों में था। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर फरवरी। अब जब फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ?
प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी, यानी जो अस्थायी सरकार थी, उसमें आर्मी ऑफिशियल्स जो थे, सैनिक अधिकारी, और जो लैंड ओनर्स थे, भूस्वामी, है ना, जो जमीन के मालिक थे, उद्योगपति, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो थे प्रभावशाली। उनमें लिबरल सोशलिस्ट जो थे, मतलब उदारवादी और समाजवादी, वो जल्दी से जल्दी इलेक्टेड गवर्नमेंट का गठन चाहते थे, मतलब उसको बनाना चाहते थे। पब्लिक मीटिंग और एसोसिएशंस यानी संगठन बनाने पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगी थी, जो पाबंदी लगी थी, वो हटा ली गई थी। इलेक्शन का तरीका सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्रेड सोवियत की पेट्रोग्रेड सोवियत ने सब जगह अपने ग्रुप्स, अपनी सोवियत बना ली थी। अप्रैल 1917 में बोल्शेविकों ने निर्वाचित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए, लेकिन लेनिन के अंडर में बोल्शेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका मानना था कि अब सोवियतों को, जो सोवियत थी, उनको पावर अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन की 3 मांगे थी और उन्होंने ये बयान दिया था कि युद्ध को, एक तो ये था उनका पॉइंट ऑफ व्यू पहला, कि युद्ध को खत्म कर देना चाहिए। दूसरा था कि सारी जमीन किसानों के हवाले कर देनी चाहिए। और तीसरा जो वो चाहते थे वो ये कि बैंकों को, वो चाहते थे कि राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए बैंकों का। ठीक है। लेनिन की जो ये 3 मांगे थी, उनको अप्रैल थीसिस, किसके नाम से? अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये आइडिया भी दिया था कि अपने रेडिकल उद्देश्यों को बताने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए, मतलब बोल्शेविक पार्टी से कम्युनिस्ट पार्टी। ओके। बोल्शेविक पार्टी के जो ज्यादातर लोग थे, वो अप्रैल थीसिस के बारे में सुनकर ज्यादा खुश नहीं थे, मतलब उन्हें हैरानी हो रही थी उसके बारे में सुनकर। और उन्हें ऐसा लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति, मतलब सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन का सही वक्त नहीं आया है। इसलिए फिलहाल जो अस्थिर सरकार थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट को ही सपोर्ट दिया जाना चाहिए उसी को। लेकिन अगले कुछ महीनों की जो घटनाएं थी, उसने उसने उनकी सोच बदल दी। गर्मियों में वर्कर्स मूवमेंट, यानी मजदूर आंदोलन जो था, वो फैल गया और भी ज्यादा। इंडस्ट्रियल एरियाज में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के जरिए वर्कर्स फैक्ट्री चलाने वाले मालिक जो थे, उनके तौर तरीकों पर सवाल उठाने लगे। ट्रेड यूनियन की जो तादाद थी वो बढ़ने लग गई। सेना में सिपाहियों की कमिटीज बनने लग गई। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव रूसी सोवियत कांग्रेस में भेजे। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जून में लगभग 500 सोवियत जो थी, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव रूसी सोवियत कांग्रेस में भेजे। जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी जो अस्थायी सरकार थी, की पावर कमजोर होने लगी, तो और बोल्शेविकों का जो प्रभाव था वो बढ़ने लगा। सरकार इसको दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियां चलाने की मजदूरों के द्वारा की जा रही जो कोशिश थी, उसको रोकने के लिए मजदूरों के जो नेता थे, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तो जुलाई 1917 में बोल्शेविकों ने एक बहुत बड़ा जुलूस ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, जिसको बुरी तरीके से खत्म कर दिया गया। बहुत सारे बोल्शेविक जो नेता थे, उन्हें छिपना पड़ा कहीं ना कहीं, या तो वो भाग खड़े हो गए वहां से। गांव में किसान और उनके जो समाजवादी क्रांतिकारी थे, समाजवादी क्रांतिकारी जो नेता थे, वो दोबारा से जमीन का बंटवारा करने के लिए दबाव डालने लगे। इस काम के लिए जो जमीन थी, वो, मतलब जो भूमि समितियां थी, जो कमेटीज थी, वो बना दी गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों ने
क्रांतिकारियों से एनकरेज होकर जुलाई से सितंबर के बीच किसानों ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया था। द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, अक्टूबर 1917 की जो क्रांति थी, जैसे जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट और बोल्शेविक के बीच टकराव बढ़ता गया, लेनिन को ये डाउट होने लगा कि कहीं प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो तानाशाही ना थोप दे अपनी। सितंबर में उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह की बात शुरू कर दी। उसने अपने आर्मी, सोवियत और फैक्ट्रीज में जो भी उसके बोल्शेविक सपोर्टर्स थे उनको इकट्ठा करने लग गया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्रेड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया, जिसके लिए लियोन ट्रॉट्स्की के अंडर में सोवियत की ओर से एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी मींस सैनिक क्रांतिकारी कमेटी का गठन किया गया, मतलब वो कमेटी बनाई गई। वो कब लागू होगी एग्जैक्टली और उसकी जो डेट थी उसको एक सीक्रेट उसमें रखा गया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट को देखते हुए जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, उन्होंने अपनी जो सैनिक टुकड़ियां थी उनको इकट्ठा करने के लिए शहर से शहर चले गए। सरकार के जो वफादार सैनिकों ने दो बोल्शेविक अखबारों के जो ऑफिसेस थे उनको घेर लिया था। टेलीफोन और टेलीग्राफ ऑफिसेस को कंट्रोल करने के लिए भी और विंटर पैलेस को मतलब सेफ करने के लिए, मतलब उसकी रक्षा करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने सपोर्टर्स को, यूं कह सकते हैं कि अपने जो सैनिक थे उनको रवाना कर दिया। तभी रिवॉल्यूशनरी जो कमेटी थी, क्रांतिकारी समिति जो थी, उसने भी अपने सपोर्टर्स को आदेश दे दिया कि जो गवर्नमेंट के जो कार्यालय है ना, मतलब जो सरकारी कार्यालय है उन पर कब्जा कर लो और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लो। उसी दिन औरोरा नामक जो एक युद्ध पोत, शेल मीन्स युद्ध पोत, ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। बाकियों ने नेवा के रास्ते से, जो रिवर थी नेवा रिवर, उसके रास्ते से कई सैनिक ठिकानों को अपने कंट्रोल में ले लिया था। पूरा शहर जो था वो रिवॉल्यूशन कमेटी के कंट्रोल में आ चुका था, मतलब क्रांतिकारी समिति के कंट्रोल में आ गया था। और मंत्री जो थे उन्होंने अपना सरेंडर कर दिया था। पेट्रोग्रेड में जो ऑल रशियन सोवियत कांग्रेस, मतलब अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें मेजॉरिटी से बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया, मतलब उनको सपोर्ट किया। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी, दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, खासतौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्रेड इलाके पर बोल्शेविकों का कंट्रोल हो चुका था। ओके, इस आपकी बुक में एक बॉक्स नंबर 2 है जो कि है डेट ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति की जो तारीख थी। इसमें क्या बताया गया है कि रूस में 1 फरवरी 1918 तक जूलियन, जो एक कैलेंडर था जिसका नाम था जूलियन, उसको फॉलो किया जाता था। ठीक है, इसके बाद रूसी सरकार ने क्या करा, ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया, जिसका अब सब जगह पर ऑलमोस्ट यूज होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन, कितने दिन आगे चलता है, 13 दिन आगे। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से जो रिवॉल्यूशन हुआ था, फरवरी क्रांति, वो हुआ 12 मार्च को, और अक्टूबर क्रांति जो थी वो 7 नवंबर को
होनी चाहिए उस हिसाब से। अब यहाँ पे आपके कुछ सम इम्पोर्टेंट डेट्स दी गई हैं, जैसे 1850 से 80 तक क्या हुआ था। रूस में समाजवाद पर बहस चली थी, डिस्कशन चली थी। 1898 में फॉर्मेशन ऑफ रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो थी वो फॉर्म हुई थी, बनी थी। 1905 में क्या हुआ था, ब्लडी संडे एक तो, और 1905 का रिवॉल्यूशन हुआ था। 1917 में भी दो चीजें हुई हैं। 2 मार्च को एक तो जार का पद त्याग हो गया था, है ना, मतलब उसने अपनी गद्दी छोड़ दी थी। और अक्टूबर में क्या हुआ था, पेट्रोग्रेड में बोल्शेविकों का विद्रोह हो गया था। 1918 से 20 में सिविल वॉर हुआ। 1919 में फॉर्मेशन ऑफ कॉमिंटर्न, मतलब कॉमिंटन का गठन हुआ था। 1929 में कलेक्टिवाइजेशन की शुरुआत हुई थी, मतलब सामूहिकीकरण का। व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर क्रांति के बाद क्या बदलाव आया। बोल्शेविक जो थे वो निजी संपत्ति जो थी लोगों की, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, उस व्यवस्था के वो पूरी तरीके से अगेंस्ट थे। ज्यादातर इंडस्ट्री और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण, मतलब उसको नेशनलाइज्ड कर दिया गया था। उनका कंट्रोल सरकार के हाथ में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति, जो प्रॉपर्टी भूमि होती थी, उसको सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जो जमीन थी, ठीक है, नोबल्स की जो जमीन थी, उस पर कब्जा करने की खुली छूट दे दी गई। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के जो रहने का हिस्सा था, सिर्फ जिसमें वो रह सकते थे, उस हिस्से को छोड़कर उनके जो बड़े बड़े मकान थे उनके छोटे छोटे हिस्से कर दिए, ताकि जो बेघर हुए थे लोग, जिनके पास घर नहीं था, जो जरूरतमंद थे, उन लोगों को भी रहने की जगह दे दी गई। उन्होंने पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। चेंजेस को क्लियरली सामने लाने के लिए, जो भी डेवलपमेंट था, परिवर्तन था, उसको सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियां बदल दी गई। क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया, मतलब जो परिधान कपड़ों का जो प्रतियोगिता थी, कंपटीशन था, उसको ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सोवियत टोपी, जिसको बुदियोनोव्का का चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा के लिए इलेक्शन कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिला, वो जीत नहीं पाए। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली को डिसमिस कर दी। उनका मत था कि खराब कंडीशन में चुनी गई जो असेंबली है, उसके मुकाबले तो बेटर है कि ऑल रशियन कांग्रेस और सोवियत कहीं ज्यादा डेमोक्रेटिक संस्था है, मतलब लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में दूसरे जो राजनीतिक सहयोगी थे, उनकी असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोव्स्क में जर्मनी से संधि कर ली, मतलब उससे हाथ मिला लिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो शांति बनाए रखना चाहता था, इस पर्पज से उसने ऐसा किया। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने की जो एकमात्र पार्टी जो थी, वही बन के रह गई। तो जो सोवियत, ये जो रूसी सोवियत कांग्रेस थी, वो अब देश की संसद का, उसको देश की संसद का दर्जा दे दिया गया था। अब जो थी सिर्फ वन पार्टी स्टेट व्यवस्था वाला देश बन गया था रूस, ठीक है, मतलब एक दलीय राजनीति ही थी रूस में। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का कंट्रोल रहता था। सीक्रेट पुलिस जो थी, जिसे पहले चेका और बाद में ओजीपीयू या एनके एनकेवीडी
का नाम दिया गया। बोल्शेविकों की आलोचना मतलब जो उसके बारे में गलत सलत बोलता था तो वो उनको दंडित कर देते थे, मतलब सजा देते थे। बहुत सारे यंग राइटर्स और आर्टिस्ट भी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि वो सोशलिज्म और चेंज चाहते थे, मतलब समाजवाद चाहते थे और परिवर्तन चाहते थे। तो अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे आर्टिस्ट और राइटर्स ने कला के फील्ड में एक अच्छे अच्छे मतलब नए प्रयोग शुरू करे उन्होंने, लेकिन पार्टी द्वारा जो सेंसरशिप थोपी जा रही थी उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का पार्टी के ऊपर से मतलब ध्यान हट गया, मतलब वो उससे खफा से होने रह गए। अब आता है सिविल वॉर। जब बोल्शेविकों ने जमीन को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑर्डर दिया तो रूसी सेना जो थी वो टूटने लगी। ज्यादातर सिपाही जो थे वो किसान थे, इसलिए जब ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात चली कि दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी जमीन, उसके लिए वो घर लौटना चाहते थे अपने, इसलिए सेना छोड़कर वो जाने लगे। तो जो गैर बोल्शेविक थे मतलब नॉन नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स यानी उदारवादी और जो राजशाही ऑटोक्रेसी के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। उनके जो नेता थे वो साउथ रशिया में यानी दक्षिण रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों, जिसे रेड्स कहा गया है, से लड़ने के लिए टुकड़ियां, सेना की जो टुकड़ियां थी उन्हें इकट्ठा करने लगे। 1918 और 1919 में रशियन एम्पायर के ज्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों यानी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज यानी जिन्हें ग्रीन्स कहा गया है और जार समर्थक जो जार के सपोर्टर्स थे उन्हें वाइट्स कहा गया है, का ही कंट्रोल रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी सेना का भी सपोर्ट मिल रहा था। ये सारी जो शक्तियां थी वो रूस में समाजवाद को यानी सोशलिज्म को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। इन सेनाओं और बोल्शेविकों के बीच जो सिविल वॉर चल रही थी उसके दौरान लूटमार, डकैती, भुखमरी, ये जो समस्याएं थी वो बहुत ज्यादा फैल रही थी। व्हाइट्स में जो निजी संपत्ति के पक्ष में थे, ठीक है, व्हाइट्स में कौन थे? जार के समर्थक। उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया। उनकी इन हरकतों की वजह से जो नॉन बोल्शेविक थे उसके जो सपोर्टर्स थे वो कम होने लग गए, घटने लग गए। जनवरी 1920 तक रूसी साम्राज्य के जो ज्यादातर हिस्से थे उन पर बोल्शेविकों का कंट्रोल हो चुका था। उन्हें नॉन रशियन नेशनलिस्ट यानी गैर रूसी राष्ट्रवादियों और जो मुस्लिम थे, मुस्लिम को कहा गया है जदीदी, की मदद से ये कामयाबी मिली थी। मध्य एशिया जो था उसके खीवा में बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की यानी सोशलिज्म की रक्षा के नाम पर लोकल नेशनलिस्ट यानी स्थानीय राष्ट्रवादी जो थे उनका बड़े पैमाने पर कत्लेआम कर दिया। ऐसी सिचुएशन में बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि जो बोल्शेविक गवर्नमेंट है वो चाहती क्या है। इसी समस्या से निपटने के लिए ज्यादातर नॉन रशियन नेशनलिस्ट को सोवियत संघ यूएसएसआर दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य से बोल्शेविक द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंडर में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता दे दी गई। लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने सरकार पर जो लोकल गवर्नमेंट थी उस पर कई अलोकप्रिय और सख्त मतलब सख्त नीतियां अपनाई थी, जैसे कि घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिश थोप दी थी। इसीलिए डिफरेंट नेशनलिस्ट मतलब कि जो अलग अलग तरह की जो राष्ट्रीयता थी उसका विश्वास जीतने की कोशिश में ये वो सफल हो पाए थे। मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज को बनाना, समाजवादी समाज का निर्माण करना। जो सिविल वॉर था
उसके दौरान बोल्शेविकों ने इंडस्ट्री और बैंक को क्या कर दिया था, नेशनलाइज्ड, है ना, को जारी रखा उन्होंने, और किसानों को उस जमीन पर खेती करने की उन्होंने छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए जो खेत थे उनका इस्तेमाल बोल्शेविक ये दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता यानी कलेक्टिव वर्क होता क्या है। शासन के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग मतलब केंद्रीकृत नियोजन, उसकी व्यवस्था को लागू किया गया। ऑफिशियल्स जो थे यानी जो अफसर थे वो इस बात का हिसाब लगाते थे कि इकोनॉमी किस तरह काम कर सकती है, अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इसके लिए वो 5 साल के लिए लक्ष्य तय करते थे, मतलब 5 साल का प्लानर बनाते थे एक तरीके से। इसी पर उन्होंने 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना जिसे कहा जाता है, वो बनानी शुरू की। पहली 2 योजनाएं, पहली जो 2 प्लानिंग्स थी जो कि थी 1927 से 1932 पहली, और दूसरी थी 1933 से 38 तक के दौरान इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो थी, औद्योगिक विकास जो था, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हर तरह की कीमतें जो थी वो फिक्स कर दी थी। इस सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग से इकोनॉमी जो थी उसकी ग्रोथ हुई, औद्योगिक उत्पादन यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था उसे वो बढ़ने लगा। 1929 से 33 के बीच में तेल, कोयला और जो स्टील था उसका प्रोडक्शन में 100% की वृद्धि हुई। नए नए फैक्ट्रीज जो थी वो शहर में आने लगी। मैग्निटोगोर्स्क शहर में एक स्टील प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम 3 साल के अंदर पूरा किया गया। इसके दौरान जिससे क्या हुआ कि मजदूरों जो थे, जो वर्कर्स थे, उनको बड़ी एक तरीके से डिफिकल्ट लाइफ गुजारनी पड़ी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 यानी 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में जब उनको मतलब वॉशरूम के लिए जाना होता था तो 40 डिग्री कम तापमान पर लोग 4th फ्लोर से नीचे आते थे दौड़कर करने के लिए। ठीक है, स्कूलिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। फैक्ट्री में काम करने वालों और किसानों को यूनिवर्सिटीज में दाखिला दिलाने का इंतजाम किया गया। जो भी वुमेन वर्कर्स थी उनके बच्चों के लिए फैक्ट्रियों में क्रेचेस खोल दी गई। क्रेचेस क्या होती है, जैसे कि आंगनवाड़ियां होती है ना, बच्चों का ध्यान रखने के लिए, या फिर बालवाड़ियां भी कह सकती हो, वो खोल दी गई। जो सस्ती स्वास्थ्य सेवा थी वो उपलब्ध कराई गई। मजदूरों के लिए रिहायशी मकान बनाए गए। लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे, क्योंकि जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज थे, जो साधन थे सरकारी, वो बहुत लिमिटेड थे। स्टालिनवाद और कलेक्टिवाइजेशन मतलब स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन मतलब सामूहिकीकरण। प्लान्ड इकोनॉमी जो थी, नियोजित अर्थव्यवस्था को शुरुआत में खेती के सामूहिकीकरण से पैदा हुई जो तबाही थी उससे जुड़ा हुआ था। 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज जो था वो भारी संकट में पैदा हो गया था। सरकार ने अनाज की जो कीमत थी वो फिक्स कर दी थी। उससे ज्यादा कीमत पर कोई भी अनाज को बेच नहीं सकता था, लेकिन जो किसान थे वो इस कीमत पर सरकार को अनाज बेचने के लिए रेडी नहीं थे। लेनिन के बाद पार्टी की जो कमान थी वो संभाली स्टालिन ने। उसने इस कंडीशन से निपटने के लिए बहुत कड़े कदम उठाए। उन्हें ऐसा लगता था कि अमीर किसान और व्यापारी जो थे वो कीमत बढ़ने की उम्मीद में, उन्हें मतलब जो अमीर थे जिनके पास अच्छा पैसा था, जो व्यापारी थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद सरकार कीमत बढ़ा सकती है, तो इसीलिए वो अपने अनाज को बेच नहीं रहे थे, स्टोर करके उन्होंने रखा हुआ था। इसी सिचुएशन से या इस सिचुएशन पर कंट्रोल पाने के लिए सट्टेबाजी पर रोक लगा दी गई और व्यापारियों के पास जो जितना भी अनाज जमा था उसे जब्त करना जरूरी हो गया था।
1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक मतलब जहां पर अनाज का प्रोडक्शन होता था उन इलाकों का इंस्पेक्शन करी, उनका दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन अनाज खरीदा और कुल्कों के ठिकानों पर छापे मारे। अब कुल के कौन थे? ये वो किसान थे जो बहुत संपन्न थे, जिनके पास पैसा था, उन्हें कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकीकरण मतलब उसका कलेक्टिवाइजेशन करने का फैसला लिया गया। अनाज की कमी इसलिए थी क्योंकि खेत जो थे वो बहुत छोटे छोटे थे। 1917 के बाद जमीन किसानों को सौंप दी गई थी। ज्यादातर किसानों के पास छोटे खेत थे जिनको मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता था। खेत जो थे वो विकसित करने के लिए कुलकों का सफाया करना, किसानों से जमीन छीनना और राज्य को नियंत्रित यानी जो सरकारी नियंत्रण थे, गवर्नमेंट के कंट्रोल जो थे वाले कलेक्टिवाइजेशन, खेत बनाना, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल वाले जो बड़े खेत थे उनको बनाना जरूरी समझा गया। इसी के बाद स्टालिन का कलेक्टिवाइजेशन काम जो था वो शुरू हुआ। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेत जो थे कोलखोज में काम करने के लिए ऑर्डर दे दिए। सभी किसान सामूहिक खेती मतलब खेतों में काम करते थे और कोलखोज के जो मुनाफे होते थे, जो फायदा होता था, सभी किसानों के बीच में बांट दिया जाता था, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। इस फैसले से जो किसान गुस्सा थे वो गवर्नमेंट का विरोध करने लगे और वो अपने जानवरों को खत्म करने लगे। 1929 से 1931 के बीच कैटल की जो संख्या थी, जो नंबर्स थे कैटल की यानी मवेशियों की जो संख्या थी, उसमें 1/3 कमी आ गई। कलेक्टिवाइजेशन का विरोध करने वाले को सख्त सजा दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को देश से निकाल दिया गया। सामूहिकीकरण का विरोध करने वाले जो किसान थे उनका कहना था कि वो ना तो अमीर है और ना ही सोशलिज्म के अगेंस्ट हैं। वो बस कुछ कारणों की वजह से सामूहिक खेतों पर काम करना नहीं चाहते थे। और जो स्टालिन गवर्नमेंट थी उसने इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन के लिए अलाउ तो कर दिया था, लेकिन उनको उनकी कुछ खास मदद उन किसानों की नहीं की जाती थी। अब ये जो प्रोसेस चला था कलेक्टिवाइजेशन का, इसके बावजूद भी प्रोडक्शन में कोई खास वृद्धि नहीं हुई थी, बल्कि 1930 से 33 की खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा जिसमें 40 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। पार्टी में भी बहुत सारे लोग प्लान्ड इकोनॉमी और सामूहिकीकरण के परिणामों की आलोचना करने लगे। स्टालिन और उसके जो सहयोगी थे, जो सपोर्टर्स थे, ऐसे आलोचकों पर साजिश रचने का आरोप लगा दिया उन्होंने। देश भर में बहुत सारे लोगों पर इसी तरह के आरोप लगा दिए गए। 1939 तक आते आते 20 लाख से ज्यादा लोगों को या तो जेल में या फिर जो श्रम शिविर थे उसमें भेज दिया गया। ऐसा कोई अपराध तो उन्होंने खास तौर पर नहीं करा था, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत सारे लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी। ये बयान मतलब उनसे ये लिखवा लिया गया कि उन्होंने समाजवाद के अगेंस्ट में साजिश रची है या उसमें हिस्सा लिया है। इसी के बेसिस पर उन्होंने उनको मार दिया। द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर, रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस पड़ा। बोल्शेविकों ने जिस तरह पावर पर कब्जा किया और जिस तरह उन्होंने शासन को चलाया उसके बारे में यूरोप की सोशलिस्ट पार्टी सहमत नहीं थी। जो समाजवादी पार्टी थी वो उससे अग्री नहीं करती थी। बहुत सारे देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। बोल्शेविकों ने उपनिवेशों की जो जनता थी उसको भी उनके रास्ते को अपनाने के लिए
प्रोत्साहित किया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के कॉम्पिटिटर्स ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिटेंट, मतलब वो क्या थे, बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों का अंतरराष्ट्रीय एक महासंघ था, ग्रुप था, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में उनको एजुकेशन दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत संघ की वजह से सोशलिज्म यानी समाजवाद को एक वैश्विक पहचान मिल चुकी थी। लेकिन 50 के दशक तक देश के अंदर लोग ये समझने लग गए थे कि सोवियत संघ की जो शासन शैली है वो रूसी क्रांति के आइडियाज के अकॉर्डिंग नहीं है। वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट यानी विश्व समाजवादी आंदोलन में इस बात को मान लिया गया था कि जो सोवियत संघ है उसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक पिछड़ा हुआ देश जो था वो पावरफुल बन चुका था, है ना, महाशक्ति बन गया था। उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के जो नागरिक थे उनको कई तरह की आवश्यक फ्रीडम, जो नीड थी उनको फ्रीडम की, वो नहीं दी जाती थी। 20th सेंचुरी के एंड तक समाजवादी देश के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर सोवियत संघ की रेपुटेशन कम हो गई थी और वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते हैं। लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में अलग अलग तरीके से फिर से विचार किया गया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर डाउट हो रहा था, इसीलिए वो चाहते थे कि वो रीथिंक करें उस चीज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।